आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने ज्ञात किया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 3 वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी या निरक्षीय में बिंदु ना हो करके किसी दूसरी जगह बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हेडिंग लगाइए और नोट्स बनाना शुरू करें। हेडिंग लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए देखिए, हम मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं 2l। बीच की दूरी को हम लोग हमेशा 2l मानते हैं। तो उसके मिडिल पॉइंट O से r दूरी पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं। ये अक्ष पर नहीं लेंगे, ना ही इसकी निरक्षीय स्थिति में लेंगे। तो इसको पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर एक P पॉइंट, जहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी है r। और ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक है k। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ये जो डेरिवेशन करेंगे किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में विभाजित करेंगे। जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास है -q और +q, तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव का जो मान होगा वो तो p होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन हम लोग जानते हैं माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो ये p की डायरेक्शन होगी। ध्यान देना, ये P पॉइंट है और यहाँ पर P जो है ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। अगर चाहे तो इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको हम बिंदु A मान लेते हैं, ताकि दो P एक कंफ्यूजन उत्पन्न न करें। तो यहाँ पर बिंदु A है जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये P इस ध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें मान लेते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। अगर आघूर्ण P मान लेते हैं तो P को दो घटकों P, अब देख घटक कौन से दो घटक, एक जो P की डायरेक्शन इधर है उसके दो घटक वियुक्त करेंगे। एक इस तरफ, ये अगर कोण अगर हम थीटा मान लेते हैं तो इसका घटक इधर तरफ कितना हो जाएगा? P cos थीटा। जिस तरफ कोण दिया होता है उस तरफ cos लगाकर घटक निकालते हैं। इस तरफ P cos थीटा और इस तरफ ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी P sin थीटा। ये बात क्लियर हुई? यानी अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं तो पहले हम ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको दो भागों में तोड़ लेंगे। एक ऐसा वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P cos थीटा और दूसरा है P sin थीटा। अब हमारा ये जो मेन वाला जो वैद्युत द्विध्रुव था इसका काम हो जाता है खत्म। अब देखिए, दो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव हो गए। एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया हमारा P cos थीटा वाला और एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया P sin थीटा वाला। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अब जरा देखिए, ये जो P cos थीटा के लिए ये जो बिंदु P है वो उसके लिए अक्ष पर होगा ये, और P sin थीटा के लिए ये जो A पॉइंट है वो निरक्षीय स्थिति के लिए होगा। तो हम अलग अलग P cos थीटा के लिए विभव वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे
और पी साइन थीटा के लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर वेक्टर मेथड से दिशाओं का ध्यान रखते हुए जोड़ दिया जाएगा। तो इसकी भाषा भी हम साथ में लिखेंगे, तो आप भी साथ में लिखते चलें जिससे बाद में कोई समस्या ना आए। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अगर P है तो P को दो घटकों P cos थीटा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, P cos थीटा OA दिशा में तथा P sin थीटा इसकी डायरेक्शन क्या है, OA दिशा के लंबवत, में वियोजित करते हैं। अब दो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव हो गए, एक का आघूर्ण है P cos थीटा, एक का है P sin थीटा। P cos थीटा के लिए बिंदु A अक्ष पर होगा, P sin थीटा के लिए क्योंकि ये जो P है इसके लंबवत P cos थीटा के लंबवत होगा, ये P sin थीटा होगा। तो P sin थीटा के लंबवत जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो P cos थीटा के लिए अक्ष पर बिंदु लेंगे, P sin थीटा के लिए निरक्ष पर बिंदु लेंगे और दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए पहले के लिए क्या हो जाएगा, P cos थीटा के लिए बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है तभी इसका डेरिवेशन समझ में आएगा। तो P cos थीटा के लिए बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं E1 और E1 का मान कितना होगा, क्योंकि देखिए P cos थीटा के लिए बिंदु A हमारा अक्ष पर है और अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र हमको पता है। देखिए इसको हमको याद रखना है, जब इसका डेरिवेशन किया गया था अक्ष पर तो इसका मान निकल करके आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P/r3 ये था। तो यहां पर देखिए यहां जो इसके लिए ज्ञात करेंगे P cos थीटा के लिए, तो P की जगह P cos थीटा आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P cos थीटा अपॉन r3। इसको डालिए समीकरण नंबर 1। ये तीव्रता निकाली, डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि दिशाओं का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। तो डायरेक्शन क्या होगी ये हम बता चुके हैं कि अगर अक्ष पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसकी जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की वो P की दिशा में ही होती है। यानी P cos थीटा की डायरेक्शन ऐसी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन भी हमारी इस तरफ होगी E1। ये पॉइंट हमारा हो चुका है पहले जब हम अच्छी निरक्षीय स्थिति वाले डेरिवेशन कर रहे थे। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसका P sin थीटा के लिए बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए ये जो P sin थीटा के लिए, ये P sin थीटा हमारा इसके लंबवत ये भुजा है हमारी है OA, तो वहां पर पॉइंट A है, तो इसका मतलब है ये निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला लगेगा। और निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला भी हम लोगों को पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P/r3 होता है वहां। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r3। ये P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आ गया
अब इसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा देखिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो देखिए ये इस जो वैद्युत द्विध्रुव उसकी डायरेक्शन ऐसी है, अब इसके विपरीत कौन सी डायरेक्शन होगी, इस तरफ, यानी बिंदु ए पर जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी E2। पॉइंट क्लियर हुआ ये, यानी ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों परस्पर लंबवत होंगी। अब देखिए दो वेक्टर हो गए हमारे पास E1 और E2। अब इसके कारण कुल तीव्रता कितनी होगी, तो यहां पर लंबवत वेक्टरों का परिणामी निकालने वाला सूत्र हम लगाएंगे और इसकी कुल तीव्रता का मान ज्ञात हो जाएगा। इसको नोट कर लें, उसके बाद इसको बिगाड़ करके आगे किया जाए। वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लें। बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता, कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू, अब तो कि दोनों परस्पर लंबवत हैं तो लंबवत होने वाला फार्मूला आप लगाएंगे अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2 E1 E2 cos थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, यानी ये कोण जो बन रहा है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब E1 E2 की वैल्यू यहाँ लगाएं और सॉल्व करें, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, ये मान हो गया। और सिंप्लीफाई करो इसको, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर कर लेते हैं, तो कॉमन पार्ट हमारा बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और p भी बाहर हो जाएगा इसका और r क्यूब भी बाहर हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर क्या बचेगा, इसका p बाहर हो गया है 1/4 के बाहर हो गया, r क्यूब बाहर हो गया, तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा इसके अंदर। ठीक है, और इसको और आगे सॉल्व करिए, इसको नोट कर लो। इसको और सॉल्व करके लिखा जा सकता है p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r क्यूब, यहां पर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाइए, तो इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r क्यूब अंडर रूट, इसमें बढ़ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये जो फार्मूला निकल करके आया है ये किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। इसको नोट कर लें।
उसके बाद इसके इस सूत्र की मदद से हम निकाल सकते हैं कि अच्छी और निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो देखिए, अगर हम ये निकालना चाहें कि अच्छी स्थिति में क्या होगा मान, तो अगर हम ये पॉइंट अगर अक्ष पर होगा तो ये इधर आ जाएगा पॉइंट, ये इधर आ जाएगा, तो थीटा कितना हो गया 0 अंश। तो cos 0 का मान 1, तो 3 + 1 यानी 4 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/4π के 2p/r3, जो कि अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है। इसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति निकालना है, तो निरक्षीय स्थिति में पॉइंट कहां जाएगा, यहां लंबवत दिशा में पॉइंट होगा। तो लंबवत दिशा में होगा तो थीटा हो जाएगा 90 और cos 90 का मान 0, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट पूरा 0 हो गया, तो 1 बचेगा यहाँ पर, यानी p/r³ आ गया। फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1/4π के p/r³। तो इस सूत्र की मदद से हम अच्छी और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अब बात आती है कि जो तीव्रता तो निकाल ली हमने, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए इसमें, अब चूंकि यहां पर देखिए दोनों लंबवत हैं लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। ये हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 से देख चुके हैं कि E1 E2 दोनों अलग अलग वैल्यू, तो इसकी ये ना समझिए कि इसके बीच से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन बीच से नहीं होगी, कोई एंगल बनेगा और वो एंगल हम मान लेते हैं फाई है, यानी ये अगर डायरेक्शन हम मानते हैं कि ये जो E है ये परिणामी तीव्रता है, उसकी दिशा किधर से मानी हमने, OA दिशा से। E अगर OA दिशा से अगर फाई अगर एंगल पर उसकी डायरेक्शन है तो उसकी दिशा कितनी होगी। तो ये हम समांतर चतुर्भुज के नियम से इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाए ऐसे करके, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये तो डायरेक्शन हो गई हमारी E की और ये हो गई E। तो ये जो E की जो डायरेक्शन होगी उसका मान कैसे निकालेंगे, तो लिख सकते हैं, इसको नोट कर लें फिर बिगाड़ करके क्या करते हैं। तो यदि E की दिशा मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, E की दिशा OA दिशा से थीटा माने फाई कोण बनाती है, तो tan फाई का मान कितना हो जाएगा। tan फाई, अब देखिए इसमें ये tan फाई का मान है लंब बटे आधार, तो लंब का मतलब ये वाला मान। इसको चित्र जरा सही से बना ले, समांतर चतुर्भुज जैसा दिखना चाहिए। तो ये जो E का जो मान, E की डायरेक्शन जो होगी उसका मान हम लोग कैसे लिखेंगे, लंब बटे आधार। इस त्रिभुज में लगाइए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है E2 अपान E1, ये मान आ जाएगा। अब यहां पर हम E2 का मान रख करके निकालें, तो E2 का मान कितना निकाला गया था 1/4πε0। समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे इसको, P sin थीटा अपान r³ अपान 1/4πε0 के 2p cos थीटा अपान r³। देखिए इसको कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो कौन सा पार्ट बचेगा, देखिए ये पूरा हिस्सा इससे मर जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, p से p कैंसिल हो गया, बचेगा 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा।
ये हो गया। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये इसकी दिशा हो जाएगी। इस फार्मूले की मदद से हम दिशा का मान निकाल सकते हैं कि परिणामी तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण कितना होगा, इसको नोट कर लें। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण। यानी अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो कितना वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करेगा। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत आवेश कार्य कर रहे हों और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, तो ऐसे बलों के जोड़े को हम वॉल्यूम कहते हैं और उसका आघूर्ण होता है उन दोनों बलों में से एक बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु है जिस पर एक ये वस्तु हमारी हो गई है, इस पर अगर एक बल इधर लगा हो उतना ही बल इधर लगा हो तो बराबर तो विपरीत तो है ये, लेकिन ये वॉल्यूम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी क्रिया रेखाएं बिल्कुल सेम है। जिस बल की क्रिया रेखा ये है वही बल की क्रिया रेखा, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और क्रिया रेखाएं भी सेम है। इस वजह से ये कोई वॉल्यूम नहीं बनाएंगे। और यही स्थिति अगर इस तरीके से हो, इसकी यहां न लग करके बल इधर लगा हो, एक इधर लगा हो और एक इधर लगा हो, ये दोनों बल बराबर हैं और विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो इसके ये दोनों जो बल हैं ये वॉल्यूम बनाएंगे। तो वॉल्यूम बनाने की शर्त दो शर्तें हैं। एक, दो बल बराबर विपरीत होने चाहिए और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए, तभी ये वॉल्यूम बनाएंगे। और वॉल्यूम अगर किसी वस्तु पर लगा होता है तो वो वस्तु हमेशा घूमने का प्रयास करती है। जैसे अगर यहाँ पर एक बल लगाएं, ऐसे इधर लगाया तो ये वस्तु घूमेगी। जैसे किसी भी गाड़ी का जो हैंडल है उसको अगर घुमाना है तो उसमें हम वॉल्यूम ही लगाते हैं। एक इधर बल लगाया घसीटने के लिए, इधर आगे धक्का देने के लिए, ये दोनों जो है वॉल्यूम बनाएंगे। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि बराबर और विपरीत और क्रिया रेखाएं अलग अलग हो। तो देखिए जरा, आप जो अपना डेरिवेशन करना है उसमें कहां पर वॉल्यूम बन रहा है, तो इसके लिए जो टॉपिक हमारा है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव को रखें तो वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हमने बताया था कि समांतर रेखाएं खींचनी है, बल रेखाएं जो बिल्कुल बराबर दूरी पर हों, समांतर भी हों और बराबर दूरी पर हों। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर E, जिसकी तीव्रता को हमने मान लिया है, और यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं जो कि -q और +q आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी है 2l। बीच की दूरी बीच की दूरी 2l है। फिर बीच की दूरी को हम 2l ले सकते हैं और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर दो आवेश रखे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो जो प्लस आवेश होगा वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल कार्य करेगा उस बल का मान कितना होगा ये हम जानते हैं, बराबर Q × E। तो Q × E तो होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमेशा प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस तरफ है तो बल भी इस तरफ कार्य करेगा QE, और माइनस आवेश पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, लेकिन मान उसका उतना ही हो क्योंकि आवेश दोनों सेम है। तो एक बल इस तरफ कार्य कर रहा है और एक बल इस तरफ कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों बल बराबर और विपरीत हैं
और इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो भी अलग अलग हैं। एक क्रिया रेखा ये है, एक क्रिया रेखा ये है। तो ये एक वॉल्यूम बनाएंगे और वॉल्यूम इस प्रकार से बनाते हैं कि ये घुमा करके वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जब क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा तो उस पर कोई वॉल्यूम कार्य नहीं करेगा। तो अभी सूत्र जब निकालेंगे तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो ये जो दोनों जो बल हैं वो वॉल्यूम बना रहे हैं, तो इन बलों का आघूर्ण कितना होगा? तो इस वॉल्यूम का आघूर्ण, बलाघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाता है? बल गुणित लंबवत दूरी। तो यहां पर देखिए बल कितना है? QE इंटू लंबवत दूरी कितनी होगी? लंबवत दूरी से मतलब उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो क्रिया रेखा हमारी देखिए इसकी एक ये क्रिया रेखा है और एक ये क्रिया रेखा है। इनके बीच की लंबवत दूरी जब निकालेंगे तो यहां से हमको एक लंब डालना पड़ेगा, तो ये दूरी आएगी। इसका नाम लिख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव तो हमने A और B माना है और ये पॉइंट लिख देते हैं C। तो एक त्रिभुज बन गया हमारे पास ABC। तो ये जो BC जो डिस्टेंस होगी ये लंबवत दूरी कहलाएगी। तो BC का मान हम निकालेंगे और यहां पर रखेंगे। तो चित्र से जरा देखो, चित्र से त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है BC और कर्ण होता है यहां पर 2L। तो यहां से BC बराबर कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा। ये BC की वैल्यू हम यहां रख देंगे ऊपर वाले में। तो टाउ का मान निकल आएगा, इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर इसको निकाल करके किया जाएगा। जब भी नोट करें वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करें, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करें। तो ये BC का मान हम रख देंगे। तो टाउ बराबर आ जाएगा QE और BC की वैल्यू हो जाएगी 2L साइन थीटा। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा जा सकता है Q इंटू 2L E साइन थीटा। अब यहां चूंकि जानते हैं चूंकि आवेश और उनके बीच की दूरी ये कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो P इक्वल टू हो जाता है Q इंटू 2L। तो टाउ बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग PE साइन थीटा। ये मान इसका निकल करके आ गया और यही हमारा वॉल्यूम के आघूर्ण का सूत्र होता है। अब इसकी स्थितियां हम देख सकते हैं। थीटा का मान अगर बदलेगा तो टाउ का मान ही बदलेगा। थीटा का मान अगर 0 हो जाए, 0 होने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल ऐसे हो जाए वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तो थीटा 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, तो टाउ का मान भी 0 हो जाएगा। कोई वॉल्यूम कार्य नहीं करेगा अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। अगर ऐसे के बजाय अगर घुमा करके ऐसे रख दें तो 180 अंश हो जाएगा थीटा का मान, और थीटा में 180 अंश हो जाएगा तब भी इसका मान साइन 180 अंश का मान 0 होता है, तब भी वॉल्यूम कार्य नहीं करेगा। वॉल्यूम का आघूर्ण का मान 0 आएगा। और अगर लंबवत रखा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत ऐसे रख दें तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 और cos 90 का मान होता है 1। तो टाउ उस समय सबसे ज्यादा होगा क्योंकि साइन का मान सबसे ज्यादा 1 होता है। तो उस समय अगर 90 डिग्री की स्थिति में रखें, लंबवत रखें, उस समय टाउ मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम मान होगा PE के बराबर। तो इसको
चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 तो टाउ उस समय सबसे ज्यादा होगा, टाउ मैक्सिमम मान आएगा पीई के बराबर। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हम निकाल करके देख सकते हैं कि थीटा बदलने से टाउ के मान में क्या परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से अगर हम थीटा का मान अगर 0 रख देते हैं या 180 अंश रख देते हैं तो टाउ का मान आता है 0। तो इस स्थिति में कोई वैल्यू आघूर्ण कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से इसको नोट कर लें और आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। शेष हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।